हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय वाजपेयी हाजिर हूँ आपके सामने अपना अगला लेक्चर देकर। आज हम लोग कक्षा 12 के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मीटर सेतु पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। देखिए, मीटर सेतु बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बहुत महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये थ्योरी के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है और प्रैक्टिकल के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। और प्रैक्टिकल में यदि आप इसे करते हैं तो 10 नंबर का प्रैक्टिकल आपका होता है। 10 नंबर के 2 होते हैं, तो एक प्रैक्टिकल अगर आप इसे चूज़ करते हैं तो 10 नंबर प्रैक्टिकल में और 3-4 नंबर या 5 नंबर तक आपको आपकी थ्योरी में मिल सकते हैं। तो आइए चलते हैं मीटर सेतु की तरफ। देखिए, मीटर सेतु जो हमारा है वो हम लोगों ने व्हीटस्टोन सेतु पढ़ा था। तो व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित है, उसी के सिद्धांत पर मीटर सेतु क्या करता है, कार्य करता है। तो अब ये कह तो दिया जाता है कि मीटर सेतु जो है व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है, मगर दोनों में क्या समानता है, उसके सिद्धांत इस पर कैसे लागू होते हैं, ये जनरली नहीं बताया जाता है। ना ही किताबों में ये बात बताई जाती है और ना ही सामान्य रूप से कोई बताता है, मगर हम प्रयास करेंगे कि आपको इसे हम अच्छे तरीके से समझा सकें। तो देखिए ज़रा, मीटर सेतु से पहले हम क्या करेंगे, अपना व्हीटस्टोन सेतु के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। हालांकि हम उसके बारे में समस्त बातें पहले भी कर चुके हैं। देखिए, व्हीटस्टोन सेतु में हम लोगों ने पढ़ा था कि व्हीटस्टोन सेतु में क्या होता है, ये एक वर्ग होता है जिसकी चारों भुजाओं को 4 प्रतिरोधों से क्या कर दिया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है। और इन प्रतिरोधों में हमने क्या किया था, एक संबंध ज्ञात किया था। तो उसी के बारे में हम लोग कुछ वार्ता करेंगे और देखेंगे कि ये मीटर सेतु से कैसे संबंधित। तो ये R1, ये आपका क्या हो गया R2, ये आपका R3, ये आपका R4। यहाँ पे मैंने बताया था, यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर होता है और ये आपका R5 हो जाएगा। और इसे हम क्या करते हैं, एक बैटरी की सहायता से ऐसे जोड़ देते हैं, यहाँ पे एक कुंजी लगा देते हैं। तो अब आप ध्यान दीजिए कि व्हीटस्टोन सेतु में 4 प्रतिरोध होते हैं। 4 में 3 ज्ञात प्रतिरोध होते हैं और एक क्या होता है, अज्ञात प्रतिरोध होता है। तो अब मीटर सेतु में ध्यान दीजिए, मीटर सेतु में क्या करेंगे, कैसे, क्योंकि ये जो अज्ञात प्रतिरोध है उसे प्रैक्टिकली ज्ञात करने का जो तरीका है, या कह लीजिए कि जब व्हीटस्टोन सेतु को हम क्या करते हैं, किसी डिवाइस में कन्वर्ट करते हैं, व्हीटस्टोन सेतु से ऐसी डिवाइस बनाते हैं जिससे हम अज्ञात प्रतिरोध का मान निकाल सकें, तो वह डिवाइस ही क्या कहलाती है, मीटर सेतु कहलाती है। वास्तव में मीटर सेतु में होता क्या है और ये इससे कैसे समानता रखती है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, मीटर सेतु में ये लकड़ी का एक क्या होता है, तख्ता होता है, जिसकी लंबाई भी लगभग क्या होती है, 1 मीटर, 1 मीटर होती है। तो इस प्रकार से ये आपका लकड़ी का क्या होता है, तख्ता होता है, आप देख सकते हैं। इसी लकड़ी के तख्ते पर क्या होता है, एक 1 मीटर लंबा तार, ये देख रहे हैं, ये लकड़ी का तख्ता हो गया और इस लकड़ी के तख्ते पर ये 1 मीटर लंबा तार AC होता है। ये आपका तार है, 2 सिरे A और C के बीच में टाइट है और इसकी लंबाई है 1 मीटर। तो 1 मीटर का मतलब ये आपका हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ये फिर आपका हो गया 20, ये आपका 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, ये 50 सेंटीमीटर, फिर ये 60, फिर ये आपका 70, ये 80, ये 90 और यहाँ पे आपका ये 100 सेंटीमीटर क्या होता है, पूरा हो जाता है, 100 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से ये 1 मीटर लंबी, या कह लीजिए कि 100 सेंटीमीटर का क्या होता है, एक पटरा होता है और इसमें ये एक तार लगा होता है और तार के नीचे क्या सेट होता है, ये A और C के बीच में
ये आप देख सकते हैं, ये एक तार होता है और तार के जस्ट नीचे आपकी क्या होती है, स्केल बनी होती है। स्केल क्यों बनी होती है? इस तार की लंबाई को दर्शाने के लिए। हम जिस भी बिंदु पर, जहाँ जैसे इतना ये बिंदु हम लेते हैं तो इसकी लंबाई क्या होगी, वह हम इस स्केल की सहायता से क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम इसकी टेक्निक का यूज़ यहाँ पे कैसे करेंगे उस पर ध्यान देते हैं। देखिए यहाँ पे जो ए पॉइंट होता है, ए पॉइंट से एक एल आकार की पट्टी जुड़ी होती है और एल आकार की पट्टी पर ये बिंदु बना होता है, पेंच लगा होता है कह लीजिए आप। और उसके पश्चात ये बीच में एक पट्टी होती है जिस पर 3 पेंच होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा गैप ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे 1 पेंच और इस पर कितने पेंच होते हैं, 3 पेंच होते हैं। बीच वाले पेंच को हम डी कहते हैं और यहाँ पे ये ए बी, ए और सी बीच में आपका क्या होगा, बी। और इसी प्रकार से ये जो ये सिरा है, इस सिरे पर भी क्या होती है, एल आकार की एक दूसरी पत्ती लगी होती है और इस पत्ती पर भी एक पेंच लगा होता है। अब ध्यान दीजिएगा, आप करते क्या है, यहाँ पर हमारे पास कितने प्रतिरोध हैं, 4 प्रतिरोध हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे इनके बीच में हम जो हमारा ज्ञात प्रतिरोध होता है, उस ज्ञात प्रतिरोध R1 को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रतिरोध क्या जुड़ गया, R1। इन दोनों सिरों के बीच हम क्या करते हैं, अपना जो अज्ञात प्रतिरोध होता है, अज्ञात प्रतिरोध का तार होता है, उस अज्ञात प्रतिरोध के तार को हम यहाँ पे क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, R2 कह लीजिए। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिए कि अभी तो ये कितने पॉइंट, 1 1 2 पॉइंट बने। तीसरा जरा ध्यान दीजिए, यहाँ से एक जॉकी, इस बिंदु डी से एक गैल्वेनोमीटर जोड़ते हैं, गैल्वेनोमीटर जी। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, वास्तव में गैल्वेनोमीटर में ये इस प्रकार से होता है, जिसमें एक ये विक्षेपक सुई होती है, बीच में 0 होता है, इधर 1 2 3 और इधर भी 1, इधर 2, इधर 3। इस प्रकार से क्या होता है, इसमें ये जब इसमें धारा प्रवाहित होती तो अगर धारा इस साइड में है तो ये इधर विक्षेपित हो जाएगी और धारा इस साइड बहती तो धारा ये सुई इधर विक्षेपित हो जाती। तो ये जो पूरा सेटअप होता है, इसे क्या कहते हैं, हम गैल्वेनोमीटर कहते हैं। अब इस गैल्वेनोमीटर से क्या जुड़ी होती है, एक जॉकी जुड़ी होती है। जॉकी आपकी इस प्रकार से, जैसे हमारा पेन होता है, ये पेन टाइप की जॉकी जे होती है, ठीक है। अब ये जॉकी जे हम क्या करते हैं, ये आपकी जॉकी जे जब हम इस पर स्पर्श कराते हैं तो इस बिंदु ए और सी के बीच में एक ऐसा बिंदु हमें बी प्राप्त होता है जिस पर इस गैल्वेनोमीटर का विक्षेप क्या होता है, 0 होता है। गैल्वेनोमीटर का विक्षेप 0 होने का मतलब कि इस स्थिति में इनके बीच में किसी प्रकार की कोई भी धारा नहीं बहती है। ये बिंदु बी है, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे चाप कुछ कम चल रही है। फिर से एक बार प्रयास करते हैं कि ये स्पष्ट रूप से लिख जाए। ये बिंदु हमारा क्या है, बी बिंदु है, ठीक। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक आपका ये जब शून्य विक्षेप की स्थिति में तो ये इतना तार ये अलग हो गया और ये तार अलग, मतलब ये एक तार 1 मीटर लंबा तार 2 भागों में विभक्त हो गया। तो एक भाग ये, दूसरा भाग ये, तीसरा भाग ये और चौथा भाग क्या हुआ, ये। तो इस प्रकार से अब ये 4 प्रतिरोध हो गए। देखिए, पहला प्रतिरोध है ना, फिर ये आपका दूसरा हो गया, फिर ये इधर ये हो गया और ये इधर ये हो गया, ठीक। तो ये R1 हो जाएगा, इसे R2 बोल दिया और इसका नाम AB हो जाएगा और इसका नाम क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। और जैसे ये बीच में आप देख रहे हैं ये वाला विकर्ण जुड़ा हुआ, विकर्ण से R5 जुड़ा हुआ है, वैसे ये गैल्वेनोमीटर का भी अपना कुछ प्रतिरोध होता है। तो BD के बीच में ये वाला
पार्ट आपका जुड़ा है। तो अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि मीटर सेतु वास्तव में कहाँ से बना है, ये व्हीट स्टोन सेतु से ही बना है। तो मीटर सेतु व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर ही क्या करता है, कार्य करता है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब आइए देखते हैं कि इसकी सहायता से हम क्या फार्मूलेशन कैसे करेंगे इसका, कि जो अज्ञात प्रतिरोध है हम उसे निकाल सके। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जैसे ये मैंने बताया कि टोटल कितना 100 सेंटीमीटर की लंबाई है। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे और बता दें कि हम एक चीज़ मान लेंगे कि माना ये जो तार है आपका, माना तार की एकांक लंबाई का जो प्रतिरोध है वो कितना ले लेंगे हम, एकांक लंबाई का प्रतिरोध बराबर, इसे आप जो भी लेना चाहें, x ले लीजिए, y ले लीजिए, z ले लीजिए, अपनी सुविधानुसार आप कुछ ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसे क्या ले लेते हैं, y मान लेते हैं, ठीक है। तो अब आप ध्यान दीजिएगा कि ये y ले लिया। अब यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, इस लंबाई को हम मान लेते हैं कि ये लंबाई कितनी है, l है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई है, इस लंबाई को अगर l ले लें तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई टोटल था 100 और 100 में ये l कम हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगी वो कितनी आ जाएगी, 100 माइनस l आ जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब हमने मान लिया है कि माना तार की एकांक लंबाई का प्रतिरोध कितना है, y। तो इस हिसाब से देखिए कि चूंकि तार की एकांक लंबाई का प्रतिरोध बराबर कितना लिया, y। अतः यहाँ पे हम तार की लंबाई क्या ले रहे हैं, AB। अतः AB लंबाई के तार का प्रतिरोध, तो AB लंबाई के तार का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, देखिए AB की कुल लंबाई L है और एकांक लंबाई का प्रतिरोध कितना है, y। तो टोटल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, Ly। बात समझिएगा, ये एकांक लंबाई 1 सेंटीमीटर का प्रतिरोध y है, तो L सेंटीमीटर का कितना हो जाएगा, Ly हो जाएगा। ऐसा समझ लीजिए 1 सेंटीमीटर का y, दूसरे सेंटीमीटर का y, तीसरे का, तो 2 सेंटीमीटर का 2y, 3 का 3y, 4 का 4y, तो L का Ly हो जाएगा। तो ये Ly आपका Ly ओम का प्रतिरोध ये हो जाएगा। और दूसरा हमारा क्या है, BC, है ना। तो BC लंबाई का प्रतिरोध, तो BC लंबाई का प्रतिरोध क्या हो जाएगा भाई, BC की लंबाई कितनी ली हमने, 100 माइनस L, और इसमें भी क्या होगा, y का हो जाएगा गुणा। तो ये आपका आ जाएगा 100 माइनस L इंटू में क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक। तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ को हम मिटा दे रहे हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। अब हमें करना क्या है, हमारा जो ये आपका व्हीट स्टोन सेतु है, इससे हमें मालूम है ना। तो व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत से, तो ये सिद्धांत से क्या हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिए। ये सिद्धांत आपका क्या होता है, R1 अपॉन R2 बराबर R3 अपॉन R4। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे चूंकि ये वाला प्रतिरोध इसको प्रदर्शित करेगा, इसलिए R2 की जगह यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, R3 कर दीजिएगा। तो R1 का मान तो क्या है, R1 बटे में R2 का मान क्या है, AB लंबाई का तार, और AB लंबाई तार का प्रतिरोध कितना दिया हुआ है, L इंटू वाई। तो ये हो जाएगा L इंटू वाई बराबर ये R3 और अपॉन में जो R4 है, R4 का मतलब हो जाएगा BC लंबाई का तार, और BC लंबाई का तार कितना दिया हुआ है, 100 माइनस क्या दे रखा है, L, और इंटू में क्या दे रखा है, Y। तो हमें यहाँ पे मान किसका चाहिए, अज्ञात प्रतिरोध R3 का। तो देखिए अतः अज्ञात प्रतिरोध
अज्ञात प्रतिरोध R3 बराबर, तो ये बटे में है, ये कहाँ चला जाएगा, गुणे में, तो हो जाएगा 100 माइनस L इंटू में Y, और बटे में कितना हो जाएगा L इंटू वाई, और इंटू में क्या हो जाएगा प्रतिरोध R1, तो Y से Y क्या होगा, कट जाएगा, तो R3 बराबर क्या आ जाएगा, आप देख सकते हैं ये आपका आ जाएगा 100 माइनस L, और होल अपॉन में क्या हो जाएगा L, और इंटू में क्या आ जाएगा R1। ठीक, तो अब आप ध्यान दीजिए कि जब हम मीटर सेतु का उपयोग करेंगे तो ये L का मान भी हमें मालूम होगा शून्य विक्षेप की स्थिति में। ठीक, शून्य विक्षेप का मतलब जब गैल्वेनोमीटर में सुई कहाँ हो, बिल्कुल जीरो पर हो, ना दाईं ओर जाए ना बाईं ओर जाए, तो शून्य विक्षेप की स्थिति में L का मान निकाल लेंगे तो 100 माइनस L हमें मिल ही जाएगा। R1 ये जो प्रतिरोध होता है, वास्तव में यहाँ पे एक प्रतिरोध बॉक्स लगता है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक प्रतिरोध बॉक्स लगाया जाता है। प्रतिरोध बॉक्स में 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 10 ओम, 20 ओम, 50 ओम के प्रतिरोधों की कुंजियां लगी होती हैं। जो कुंजी हम निकाल लेते हैं वही प्रतिरोध क्या होता है, इनके बीच में लग जाता है। तो हम जितने प्रतिरोध की कुंजी निकालते हैं वो हमें मालूम होता है। तो R1 का मान मालूम है, L का मान मालूम है, तो इसकी सहायता से हम आसानी से क्या कर सकते हैं, R3 अर्थात अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। एक ध्यान दीजिएगा कि कुमार मित्तल वगैरह की बुक्स में देखेंगे तो इसे PQRS करके संबोधित किया गया है, तो PQRS भी लेके अगर आप करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा एक चीज समझिएगा कि जब हम प्रैक्टिकली इसे करते हैं, ये तो थ्योरेटिकली यहाँ पे हमारी इसकी वैल्यू निकल आएगी, R3 से हमारा काम चल जाना है, मगर जब प्रैक्टिकली हम इसे करते हैं तो प्रैक्टिकली में क्या होता है कि एक बार इस प्रतिरोध को इधर और दोबारा में इधर, और अज्ञात प्रतिरोध को इधर से कहाँ लगाना पड़ता है, इधर। तो जब हम प्रैक्टिकली इसको इधर ले जाएंगे और इसको कहाँ लाएंगे, इस तरफ ले जाएंगे, तो फार्मूले में हमारा परिवर्तन कहाँ क्या होगा, जहाँ पे आपका 100 माइनस L है वहाँ पे हम पहले L वाला पोर्शन लिखेंगे, और जहाँ पे L वाला पोर्शन लिखा है वहाँ पे 100 माइनस L का पोर्शन, मतलब इनकी दिशाओं को भी हम क्या कर देंगे, इसी के साथ में परिवर्तित कर देंगे, तो पुनः हमें क्या होता है, यही सूत्र मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो जब ध्यान दीजिए बाएं साइड जब मतलब इसको इधर लाएंगे और इसको इधर लाएंगे, तो उस स्थिति में ये R3 बराबर फार्मूला हमारा आ जाएगा L अपॉन 100 माइनस L इंटू में क्या हो जाएगा R1। तो वो आप जब प्रैक्टिकल कीजिएगा तो उसको ऐड कर सकते हैं, और थ्योरी में अगर आप यहाँ तक भी लिख के छोड़ देते हैं तो इतने ओम का प्रतिरोध ये आपको आ जाएगा, और इसी से हमारा कार्य क्या होगा, चल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि मीटर से तो आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई समस्या समझ में आए, कोई दिक्कत समझ में आए, तो आप इसको कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हाँ, एक चीज़ जरूर ध्यान दीजिएगा, जब आप अपनी कॉपी पे इसे नोट्स बनाइएगा इसका, तो हमने बाकी सब तो लिख दिया है, इसको ही बना दिया, मगर इसके बारे में भी आपको लिखना होगा, है ना। तो इसके बारे में कैसे लिखना होगा, तो आप स्क्रीन पे अपना देख सकते हैं कि ये अभी आपको जूम होके दिखाई देगा। तो यहाँ होने के बाद अभी आपको जूम दिखाई पड़ रहा होगा। अभी हम आपको समझा देते हैं कि ध्यान दीजिए इसके बारे में, इसकी थ्योरी क्या लिखनी होगी, है ना, कि मीटर सेतु क्या है, व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करने वाली एक क्या है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, ठीक है, विद्युत जो है यंत्र है। इसमें क्या होता है, इसमें एक लकड़ी का तख्ता होता है जिसमें 1 मीटर लंबा तार AC लगा होता है। आप बात समझ लीजिए, इसी हिसाब से आपको लिखना, वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं कि इसमें 1 मीटर एक लंबा तार AC लगा होता है, और AC के ठीक नीचे 1 मीटर लंबा 1 मीटर पैमाना लगा होता है। बिंदु A से क्या होता है, बिंदु A से L आकार की एक पत्ती जुड़ी होती है जिस पर एक संबंधक पेंच जुड़ा होता है, और बिंदु C से दूसरी L आकार की पत्ती जुड़ी होती है, इस पर भी एक संबंधक पेंच होता है, तथा इन दोनों पत्तियों के बीच एक तीसरी पत्ती होती है जिनमें 3 संबंधक पेच लगे होते हैं, और इसके बीच के बिंदु को D कहते हैं। बिंदु D से एक गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर से एक जौकी J पेन टाइप की होती है, जिसे हम इस तार पर स्पर्श करा के शून्य विक्षेप की स्थिति को क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। तो इस प्रकार
से आप इसके बारे में लिख सकते हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें धारा तब प्रवाहित होगी जब ये किसी बैटरी से जुड़ा होगा, और यहाँ पे हम लोगों ने बैटरी से नहीं जोड़ा है, तो आपको ध्यान ये देना है कि इसको हमें क्या करना है, एक बैटरी से क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये चीज़ आप जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बिंदु ए और बिंदु सी को हम क्या करेंगे, एक बैटरी की सहायता से, क्योंकि जब तक बैटरी से नहीं जोड़ेंगे तब तक इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी, तब तक गैल्वेनोमीटर में कुछ दिखेगा नहीं, शून्य विक्षेप की स्थिति भी नहीं प्राप्त होगी। अब एक चीज़ आपको बता दें, जब आप प्रैक्टिकली इसे कीजिएगा, अब इतना लिख के आप छोड़ देंगे, है ना, कि ए से ये एक एल आकार की पत्ती इससे जुड़ी है, दूसरी इससे, इस पर एक संबंधक पेच है, इस पर कितने, 3 संबंधक पेच हैं। अब इन दोनों संबंधक पेचों के बीच हम ज्ञात प्रतिरोध R1 जोड़ते हैं, और इन दोनों संबंधक पेचों के बीच में हम अज्ञात प्रतिरोध R3 जोड़ देंगे, ठीक। अब तीसरा लास्ट स्टेप पे लिखना कि AC के बीच एक क्या करते हैं, V वोल्ट की बैटरी जोड़ देते हैं, जिससे इस पूरे सर्किट में क्या हो, विद्युत धारा का प्रवाह प्रारंभ हो जाए। तो इतनी थ्योरी लिख के बाकी सारी बातें आपके सामने लिखी हुई हैं। और इसमें एक चीज़ आप और लिख सकते हैं कि जब हमने जॉकी जे को AC के बीच स्पर्श कराया, तो जिस बिंदु पर सुई क्या होती है, शून्य स्थिति में होती है, अर्थात शून्य विक्षेप की स्थिति पर होती है, उसे हमने बिंदु B कहा। और AB के बीच की लंबाई क्या है, L है, जबकि BC के बीच की लंबाई 100 - L है। अतः करके अब ये, यदि तार के एकांक लंबाई का प्रतिरोध Y हो, तो AB लंबाई के तार का प्रतिरोध इतना, BC लंबाई के तार का प्रतिरोध इतना, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से लगा के ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो जल्द ही मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।